जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। संगत जी गुरु जी कहा करते थे, सत्संग बोलने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। सत्संग सुनने से आपको आपके सवालों के जवाब कहीं ना कहीं सत्संग के माध्यम से मिलते ही हैं। और संगत जी आज आप सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सके। संगत जी अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जी अंकल जी बताते हैं 1998 में लाल परिवार का सब कुछ बदल गया। दिल्ली छावनी क्षेत्र में उनके बड़े पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई थी और श्री कंवरलाल जी की पत्नी इस मानसिक आघात से बहुत विचलित हो गई थी। फिर परिवार के एक मित्र श्री प्रेम सिंह जो कि सिंगापुर में रहते थे, वो भारत के भूतपूर्व राजदूत अचानक एक दिन उनसे मिलने के लिए आए। स्वाभाविक रूप से उन्होंने परिवार के बारे में पूछा तो उन्हें इस विपदा की सूचना भी मिल गई। लाल परिवार से अनभिज्ञ प्रेम सिंह गुरुजी के अनुयायी थे और उन्होंने उन्हें गुरुजी से मिलने की सलाह दी थी। कंवर जी एम्पायर स्टेट में अंकल जी बताते हैं एक दिन वो एम्पायर स्टेट में सुबह पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्र जो कि राजदूत थे उनका परिचय पत्र दिखाकर गुरुजी से मिलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन द्वार पर एक सुदामा नामक भक्त खड़े थे। उन्होंने उनको रोका और कहा कि गुरुजी से मिलने का समय अभी नहीं है, वह शाम को आए। कंवर अंकल ने पुनः सुदामा जी को वह कार्ड गुरुजी को दिखाने को कहा, पर सुदामा जी अप्रभावित रहे और उनसे बड़े ही व्यथित रूप से बोले, गुरुजी की संगत शाम को होती है, उसमें अनेकों राजदूत आते हैं और उन्हें यह पत्र ना दिखाया जाए क्योंकि गुरुजी की संगत शाम को ही लगती है और आप शाम को ही आइए। कंवर जी वापस चले गए और उन्होंने अपने मित्र से बात की तो उन्होंने भी शाम को जाने को कहा। शाम को कंवर जी को उनके मित्र प्रेम सिंह जी एम्पायर स्टेट के बाहर प्रतीक्षा करते हुए मिले और वो दोनों अंदर गए। गुरुजी ने कंवर को अपनी व्यथा व्यक्त करने का अवसर दिया। पत्नी के उपचार के लिए उन्होंने अभिमंत्रित तांबे के लोटे से जल ग्रहण करने को कहा। फिर जैसे सदा ही होता आया है वह जल ग्रहण कर कंवर जी की पत्नी 15 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो चली थी। उन्होंने रोना बंद कर दिया, उनका निम्न रक्तचाप सामान्य हो गया और स्वस्थ प्रतीत वह होने लगी थी। मई 2000 में परिवार ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया। जी बताते हैं परिवार कुछ दिनों के लिए मनाली गया था। जब वह वापस आए तो उन्हें उनके ट्रांसफ़र का पता चला और उनको नया कार्यभार अब सौंप दिया गया था। अब अंकल जी को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन छोड़कर 15 जुलाई से नई दिल्ली में सीमा शुल्क भवन में बैठना पड़ेगा। सतगुरु के पास जाने पर उन्हें पुनः छुट्टी पर जाने का सुझाव मिला। यह घटना 24 जून 2000 की है। उस समय तक कंवर जी के मन में गुरुजी के लिए पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हुआ था, ऐसा वह अब कहते हैं। उनकी अवहेलना करते हुए कंवर जी ने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। उसी समय सीमा शुल्क विभाग के 48 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ कर दी गई। कंवर भी उनमें से एक थे। यदि उन्होंने गुरुजी का कहना माना होता तो उनका नाम भी नहीं आता। कंवर ने समस्या पुनः गुरुजी के समक्ष व्यक्त करी तो सर्वज्ञाता ने उन्हें चिंता मुक्त रहने के लिए कहकर एक और समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित करा दिया। उनकी बेटी का विवाह। कंवर को संतोष तो नहीं हुआ पर तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उनकी चिंता निराधार थी। 48 अधिकारियों में से 33 के विरुद्ध कार्यवाही हुई। सूची क्रम में कंवर और उनके नीचे के समस्त अधिकारियों का नाम नहीं लिया गया। तत्पश्चात उन 33 अधिकारियों पर अभियोग लगाते समय भी कंवर जी का नाम कहीं नहीं था। अंकल जी बताते हैं गुरुजी के कहने पर कंवर जी ने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना आरंभ कर दिया। भारतीय तेल निगम के एक यांत्रिक इस संबंध के लिए उचित लगे थे और परंपराओं के अनुसार उन्होंने अपने माता पिता के साथ उनके यहाँ आ गए थे। उस
अति महत्वपूर्ण भेंट से पूर्व गुरुजी ने कंवर को बुलाकर कहा, वर के पिता को सफ़ेद रसगुल्ला खिलाने को कहा। लड़के के माता पिता के लिए अति सुंदर भोजन परोसा गया। उसके बाद पहले कंवर, फिर उनकी पत्नी और अंत में उनके पुत्र ने वर के पिता को रसगुल्ले प्रस्तुत किए। हर बार जिसके कारण सतगुरु को ही ज्ञात होते हैं, उन्हें मना कर दिया। कंवर के परिवार को अब तक गुरुजी के तौर तरीकों से पता लग गया था कि वह अवश्य ही कोई ना कोई बात है। जब वह शाम को गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए तो गुरुजी ने संक्षेप में कहा कि गुलाब के पुष्प में भी कांटे होते हैं। परिवार समझ गया कि वह लड़का उचित नहीं था और उस ओर से भी मनाही आ गई। कुछ समय बाद एक और सुयोग्य लड़का लगता हुआ वर मिला। दिल्ली में कार्यरत एक न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, वह घर पर कंवर की बेटी से आकर मिला और वहां से जाने के बाद कंवर को फ़ोन पर कहा कि उसे यह संबंध स्वीकार्य है। साथ ही उसने अपने माता पिता की स्वीकृति भी लेने को कहा। लाल परिवार उसके माता पिता को मिलने उसके मूल स्थान भी गए, पर उनसे उन्हें कोई उत्तर नहीं आया। एक दिन गुरुजी ने कंवर को फ़ोन किया और अचानक ही पूछा कि दिल्ली में सबसे अच्छी चाट कहाँ मिलती है। कंवर ने उत्तर दिया कि उनकी जानकारी में सबसे अच्छी चाट शाहजहां मार्ग पर संघ लोक सेवा आयोग के भवन के कोने पर मिलती है। गुरुजी ने उन्हें वहां शाम को 6:30 बजे पहुंचने के लिए कहा। 6:30 बजे गुरुजी वहां अन्य अनुयायियों के साथ पहुंचे। चाट के आने पर गुरुजी ने एक प्लेट कंवर को देते हुए बेटी का विवाह निश्चित होने पर बधाई दी। उपस्थित अनुयायी ने भी ऐसा ही किया। कंवर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि केवल उन्हें पता था कि लड़के वालों से पिछले 2 माह से कोई उत्तर ही नहीं आया था। किंतु शीघ्र ही वह समाचार भी आ गया। सदा की भांति गुरुजी के शब्द सत्य सिद्ध हुए। अंकल जी बताते हैं, कंवर के दामाद विभागीय परीक्षा में एक को छोड़कर सब विषयों में उत्तीर्ण हो गए थे। उन्हें विचित्र लग रहा था। कंवर ने इसका उल्लेख गुरुजी से किया। गुरुजी ने उत्तर दिया कि उसे तो पूर्ण उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था और हो जाएगा। कंवर को लगा कि गुरुजी संभवतः किसी और संकेत कर रहे हैं जिसने उनके दामाद के मार्ग में रुकावट डाली थी। शीघ्र ही उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों के पूरे समुदाय ने उनके दामाद की परीक्षा की समालोचना करी। उनकी कार्यशैली और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर उनके पक्ष में निर्णय लिया गया और उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। संगत जी, अंकल जी बताते हैं, मेरे पुत्र रोहित को गुड़गांव से बाहर सोहना पलवल मार्ग पर स्थित एपीजे यांत्रिक महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद वहां के छात्रावास में स्थान नहीं मिल रहा था। अपने एक पुत्र को दुर्घटना में खोने के बाद मैं उसे प्रतिदिन 65 किलोमीटर दूर की यात्रा कराने में हिचक रहा था, पर गुरुजी ने आश्वासन दिया। फिर जैसे नियति थी, एक दिन जिस गाड़ी से वह यात्रा कर रहा था, एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन चालक एक आंख खो बैठा और अन्य सब छात्र भी घायल हुए, पर रोहित को जैसे गुरुजी की इच्छा थी एक खरोंच भी नहीं आई थी। अंकल जी बताते हैं, उस शाम को संगत में पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उनके पुत्र को बचा लिया था। गुरुजी की कृपा से उसके बाद भी उस पर बनी रहती है। वह अपने पाठ्यक्रम के 3य वर्ष में प्रवेश नहीं पा रहा था क्योंकि उसका प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र का एक विषय शेष था। जब गुरुजी को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि उसे प्रवेश मिल जाएगा। फिर जैसे विधाता की इच्छा थी, एपीजे ने अपने नियम बदल दिए। अब यदि विद्यार्थी 20 में से 18 विषयों में उत्तीर्ण हो तो वह 3य वर्ष में प्रवेश कर सकते थे। इस प्रकार रोहित 3य वर्ष में प्रवेश कर सका था। यह वास्तव में गुरुजी की ही कृपा थी, क्योंकि अगले वर्ष एपीजे ने पुनः पुराना नियम घोषित कर दिया। स्पष्ट है कि नियमों को सदगुरु की अभिलाषानुसार बदलना पड़ता है। अंकल जी बताते हैं कि कंवर की सास की दिल्ली में सर गंगाराम चिकित्सालय में शल्य चिकित्सा होनी थी, क्योंकि उनके दाएं घुटने में बहुत पीड़ा रहती थी, परंतु गुरुजी ने उनको यह करवाने से मना कर दिया था। साथ ही निर्देश भी दिया था कि उनको चिकित्सालय के आसपास भी नहीं ले जाना है। सतगुरु ने पुनः अभिमंत्रित तांबे के लोटे का उपचार करवाया, जिससे चमत्कार हुआ। उनके घुटनों की पीड़ा 1 महीने के बाद ही समाप्त हो गई और वह पहले के जैसे बिल्कुल स्वस्थ हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।